हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 23 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है पेरियर के ऊपर और जो उनकी फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे आपको वाइकोम सत्याग्रह के ऊपर बताऊंगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर बताऊंगा, कैसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दिल्ली में विंटर में एयर पोल्यूशन के कौन कौन से की कॉसेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये सारी चीज़ें CAQM की रिपोर्ट में आई हैं। मैं आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा और जो भी पॉइंट्स आप वहाँ से निकालेंगे उन पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप इन क्वेश्चंस को जो मेंस में पूछे गए हैं उनमें आप फ्रेम कर सकते हो, जिस तरीके से आप आंसर राइटिंग करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर और जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें कौन कौन से ट्राइबल लैंड कंसर्न्स हैं। पर्टिकुलरली मैंने आर्टिकल लिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो कि मेंशन्ड हुए हैं। मैं आपको उन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है EEPC के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ये डिमांड कर रहे हैं इनकम टैक्स को लोअर करने के लिए। ये EEPC है क्या, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ अटैच है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके किस तरीके से किसी भी बॉडी को समझना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रिक्स 2026 के ऊपर, कैसे ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ऑन क्लाइमेट लीडरशिप वो मैं आपको बताऊंगा। क्लाइमेट रिजिलियंस के एरिया में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए वो मैं आपको बताऊंगा और इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप पहले आर्टिकल की बात करोगे तो किसके ऊपर बात कर रहा है, पेरियर और उनकी फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। अगर आप ध्यान देंगे तो पेरियर मतलब EV रामास्वामी पेरियर के ऊपर बात हो रही है और जो बाकी रिफॉर्मिस्ट होते थे उन्होंने कितना अहम रोल प्ले किया है टू अपोज अनटचेबिलिटी, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा तमिलनाडु और केरला के रीजन में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो धीरे 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 जैसे समय बीता है तो जो द्रविड़न मूवमेंट है उसका सेंट्रल एजेंडा कास्ट ऑपरेशन बन चुका है। ठीक है, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। अगर आप ध्यान दोगे कास्ट धीरे इनिशियल लेवल पे प्रोफेशन के साथ लिंक होती थी और वो इवेंचुअली क्या हुआ, रिजिड हो गई और इतनी डीपली एंट्रेंस्ड हो गई जैसे जैसे पल्लव पीरियड चला गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे पल्लव पीरियड में जो प्रोफेशन होता था वो रिजिड होना स्टार्ट हो चुका था। अब पल्लव पीरियड की बात हो रही तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं एंशिएंट हिस्ट्री में किस एरिया की बात कर रहा हूँ। आप याद करेंगे जो आपके अर्ली चोला थे और अर्ली चोला जब गए तो उसी आस पास के एरिया में पल्लव डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है और उन्हीं पल्लव के बाद वहां पे कौन आते हैं, जो लेटर चोला आते हैं, जिनमें आप लोग चोला चेरा पांड्या कॉन्सेप्ट समझते हो। बट अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं पेरियर और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है। यहां पे बात होगी वाइकोम सत्याग्रह के ऊपर कि अब ये समझिए वाइकोम सत्याग्रह है क्या। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था केरला में अगेंस्ट कास्ट रेस्ट्रिक्शन। पर्टिकुलरली जो वाइकोम एक टेम्पल था जिसके अराउंड रोड थी, तो वहां पे जो डिफरेंट कास्ट के लोग मतलब जो निचली कास्ट के लोग थे उनको रोम करना मना था और इसी वजह से इस अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए ये सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे जो आपके पेरियर थे, EV रामास्वामी पेरियर थे, वो केरला में विजिट हुए। उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह को सपोर्ट भी किया था, एंटी कास्ट एजेंडा को भी उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइकोम सत्याग्रह और ये हो गया इनका रोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में थोड़ा समझिए। इनके लीडर पहले कौन थे, पेरियर EV रामास्वामी। ठीक है, अगर आप इनकी बात करो तो ये रेडिकल नॉन ब्राह्मणिज्म में फॉर्म होता है, मतलब जो आपके ब्राह्मणिज्म से नहीं है बट उनका जो अप्रोच है थोड़ा सा रेडिकल है। अब यहाँ पे रेडिकल डज नॉट मीन वायलेंस। इनका मेन उद्देश्य क्या था, सोशल जस्टिस को एम करना और कास्ट डोमिनेंस को एंड करना पूरी तरीके से। इन्होंने कास्ट, जेंडर, रिलीजियस हायरार्कीज को क्वेश्चन किया, वुमेन लिबरेशन के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को प्रमोट किया था जिसमें ब्राह्मण्स की जरूरत ना भी पड़े। यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, उसको भी अपोज किया था। तो जब कभी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, EV रामास्वामी। और ये एक मैगजीन भी निकालते थे वीकली बेसिस, का नाम क्या था, कुड़ी अरासू इनकी मैगजीन का नाम था। अब आप क्वेश्चन को देखिए, कुड़ी अरासू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कौन है। 25 का देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने निकाला, ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको मैंने EV रामास्वामी के बारे में बताया। फिर देखिए 21 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर पूछा गया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। फिर देखिए आप 2019 का सवाल सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के रिगार्ड में पूछा गया है।
ऑल इंडिया किसान सभा के ऊपर पूछा गया है, किन्होंने किया? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के ऊपर पूछा गया, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 3 तीनों के तीन यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, मतलब विंटर एयर पोल्यूशन की बात की जाए जब दिल्ली में, तो उसके कौन कौन से की कॉजेस हैं। तो उनमें की कॉजेस जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर हैं उनको लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कहा गया है विंटर एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में होता है। उसमें 27, अगर 100% पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें 27% पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? ये आपके सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। पहले आपको मैं समझा देता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी होते क्या हैं। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली निकल रहे हैं, मान लो ये एक गाड़ी जा रही है, इससे कोई भी चीज निकली है तो प्राइमरी कह दोगे। लेकिन ये जो चीज मान लो एक्स निकली है और ये एक्स चीज किसी दूसरे पॉल्यूटेंट वाई के साथ मिलके एक नई जेड चीज बना दे तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी चीज। मतलब जो प्राइमरी से निकले हुए पॉल्यूटेंट्स हैं वो जब दूसरों के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक नई चीज बना देंगे, एक नया पॉल्यूटेंट बना देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो दिल्ली में विंटर एयर पोल्यूशन है वहां पे देखा गया है कि 27% जो वेटेज है उनका उसमें सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट एमिशन होता है 23% कंट्रीब्यूट किया है। बायोमास की बर्निंग ने 20% अकाउंट किया है, जिसमें क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग है। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने सॉलिड वेस्ट के ऊपर पूछा है। डस्ट की बात की जाए 15%। अब ये जो डेटा मेंशन्ड है किसका डेटा है? CAQM का डेटा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो CAQM मतलब क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये आपका एनसीआर रीजन में किस तरीके से वर्क करती है आपको वो मैं समझाऊंगा। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, पहली चीज, पहले ये जो डेटा है इस डेटा को दिमाग में रख लो। अब मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट पहले बता दिया, जो डायरेक्टली सोर्सेस से एमिट होते हैं, मतलब PM2.5, PM10, SO2, फिर आप देखोगे NOx, फिर आपका CO, VOC मतलब क्या होता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप NH3 देखोगे। तो ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि आपको किस तरीके से किसी भी जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं उनको कैसे समझना है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इन्हीं में से जब ये आपस में मिलेंगे तो मिल करके ये क्या बना देंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं बल्कि ये एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। किसके अंदर? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब जैसे ध्यान दोगे ओजोन की बात हो रही है तो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर में डाल, जिसमें सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, एरोसॉल सब क्या है? सिर्फ सेकेंडरी कैटेगरी में डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए, देखिए पीसीएस के पेपर में क्या पूछा गया है। आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रिक ऑक्साइड, CFC, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सब आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में, अगर अब यहाँ से आप कनेक्ट करोगे उसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप ग्राफ को समझिए क्या है। जब कभी पोल्यूशन बढ़ जाता है तो CAQM ये क्या करता है? ये कुछ सर्टेन मेजर्स को, कुछ एक्शन प्लान्स हैं जिनको लॉन्च किया जाता है स्टेजेस में। अगर पोल्यूशन 200 से 300 AQI है तो वहां पे क्या किया जाएगा? आपको बताया कंट्रोल डस्ट होगा। सेकेंड स्टेज अगर रहेगी तो वहां पे डीजल जो होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। फिर आप अगर ध्यान दोगे जो स्टेज 3 होगी इसमें कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर देंगे और स्टेज 4 जब AQI 450 हो जाएगा तो स्कूल और जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है उनको बैन कर दिया जाएगा। ये CPCB के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये ग्राफ क्या दिखाता है? जब AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली विंटर सीजन की बात हो रही है, जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से AQI बहुत बढ़ चुका है, तब ग्राफ कौन करेगा इंप्लीमेंट? CAQM करेगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आपको मैंने बताई वो CAQM ने ही रिलीज की थी। ठीक है, अब CAQM के बारे में क्या है? 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फंक्शन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को और ग्रैप के मेजर्स को एनफोर्स करने में मदद करती है। ठीक है, AQI क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता रखा है। CPCB के द्वारा एक इंडेक्स बनाया गया है, एक बेसिकली टेबल बनाया गया है जहां पे बताया जाएगा कि ये जो अलग अलग प्रदूषण करने वाले एलिमेंट्स हैं या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब कैसे इम्पैक्ट करते हैं सराउंडिंग को, ये उनको मेजर करता है। कितनी इनकी मात्रा है सराउंडिंग में, हवा में, उसको AQI कहते हैं। जिसमें अलग अलग आप अगर नोटिस करोगे ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब एक क्वांटिफाइड वैल्यू है जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि ये सभी पॉल्यूटेंट्स कैसे प्रिवेंट या फिर किस तरीके से आपकी प्रेजेंस रहती है एयर के अंदर, ये AQI में देखा जाएगा।
2016 का सवाल आप खुद से एक बार इंप्लीमेंट करिएगा, देखिएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे। बाकी अगर आप देखोगे 2, 3, 4 तो यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मीथेन यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया, मीथेन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और CO2 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, पहली चीज आपको बता दो 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि आपका एकदम अप्रूवल की स्टेज पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो निकोबार की ट्राइबल काउंसिल है, उन्होंने कहा है कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि हम अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को सरेंडर कर दें। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये अफेक्ट कर रहा है किसको, गैलेथिया बे को, पेमाया बे को, फिर आपका नंजप्पा बे को। अब आपको समझाऊंगा ये कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उनका डाइवर्जन भी हो रहा है। अब ये लैंड जो थी ये ट्रेडिशनली निकोबारीज टाइप जो थी उनके द्वारा इनहैबिट की गई थी। अब यहाँ पे जो ट्राइबल काउंसिल है उनसे कहा गया भैया आप सरेंडर सर्टिफिकेट पे साइन कर दीजिए और जो भी आपका बनता हो आप उसको ले लीजिए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो कम्युनिटीज़ हैं 2004 की सुनामी में जब डिस्प्लेस हुई थी वो अभी भी परमिशन की वेट कर रहे हैं कि भैया उनको उनके ओरिजिनल विलेजेस में रिटर्न कर दिया जाए। बट अब जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो एक्चुअली में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे कुछ की लोकेशंस के बारे में तो ग्रेट निकोबार आइलैंड को ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रैटेजिक आइलैंड है सदर्न टिप ऑफ इंडिया पे। फिर लिटिल निकोबार के ऊपर गैलेथिया बे, पेमाया बे, नंजप्पा बे, फिर आप देखो कैंपबेल बे, फिर आप देखोगे पुलो भाभी विलेज, और फिर आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप एक एक लाइन में इसको जरूर पहले पॉज करके पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप सिंपल दिमाग में रखिए यूपीएससी क्या कर सकता है, लिख देगा गैलेथिया पे, बोल देंगे लक्षद्वीप, अब ऐसे कर देंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट, ऑब्वियस सी बात है, मैप पे आपको जब मैं समझाऊंगा तो एक बार बताऊंगा कि कैसे आपको लोकेट करना है, तो ये वहीं पे लोकेटेड है। इट इज होम टू निकोबारी ट्राइब, क्या है ऐसा, एब्सोल्युटली। गैलेथिया बे इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, एब्सोल्युटली इट इज सेंसिटिव, तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें ईईपीसी के ऊपर। अगर आप ध्यान दो कि ईईपीसी है क्या, ईईपीसी मतलब होता है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ये चीज जो इंजीनियरिंग वाली चीजें होती हैं, मतलब जहां पे इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली ये एक बॉडी है ऑटोनॉमस। यहीं पे अपीडा भी एक बॉडी है। ठीक है, अपीडा क्या करती है, ये आपका ये भी एक्सपोर्ट कंट्रोल करती है, जहां पे आप ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब आपको मैं समझा रहा था। बट अभी अगर ईपीसी की बात की जाए तो इसने क्या कहा है, इन्होंने कहा है भैया जो इनकम टैक्स है उसको लोअर कर दिया जाए, पर्टिकुलरली जो नॉन कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज हैं अगर ये कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका इंपैक्ट ये होगा कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस होंगे, ग्रीन एनर्जी का एडॉप्शन होगा और लिक्विडिटी तो ऑब्वियस सी बात है सही हो जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स रिड्यूस करने को कहा है फ्रॉम 33 to 25%, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रोवाइज किया जा सके, जीएसटी के रिफंड्स को और फास्ट करने के लिए कहा है। तो ये तो ईपीसी के ऊपर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं ये ईपीसी है क्या। ये 1955 में सेटअप की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो अपीडा है वो भी ऐसे ही सेटअप की गई थी। तो अगर अपीडा ध्यान दोगे तो वहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये ईपीसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट करने का काम करती है, और ये चीज कैसे करेगी, पॉलिसी एडवोकेसी करेगी, मार्केट का एक्सेस देगी और ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी। अब ये चीज आप क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यूपीएससी क्या बोल सकती है, ईपीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ऐसे कर देगी तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और व्हाट दे माइट डू, दे माइट सिंपली राइट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। सो द मोमेंट यू विल रीड दिस थिंग योर माइंड विल इमीडिएटली से कि हाँ ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग इन रिगार्ड्स विद इंजीनियरिंग, देन डेफिनेटली इट माइट बी अटैच्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। सो उस सिनेरियो में आपको समझना है कि यूपीएससी में अक्सर ट्रैप ऐसी डालते हैं कि जो फैमिलियर चीजें दिखेंगी आपको वहां पे गलत होती हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ब्रिक्स 2026 के ऊपर और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी इन क्लाइमेट लीडरशिप। तो अब आप देखिए इंडिया ब्रिक्स 26 को होस्ट करेगा, तो फोकस यहाँ पे इस एडिटोरियल में रखा गया है कि ब्रिक्स में इंडिया को फोकस करना चाहिए क्लाइमेट रिजिलियंट पे, वो एक रिजिलियंस के ऊपर, और एक
टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए इसको ग्लोबल साउथ के ऊपर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे क्यों क्लाइमेट और क्यों रेजिलियंस, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ का एरिया है वो डिसप्रपोर्शनेट क्लाइमेट इंपैक्ट को फेस कर रहा है, पर्टिकुलरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और हेल्थ। तो इंडिया की जो लीडरशिप है वो अगर ध्यान दी जाए तो इंक्लूसिव ग्रीन एजेंडा के ऊपर अगर जो हम फोकस करते हैं, इसमें आपने क्या देखा, सोलर अलायंस की बात की, रेजिलियंस फोकस पे बात की, तो अगर हम यहाँ इन्हीं पॉइंट्स को लीडरशिप रोल में अपने मेंशन कर देंगे और उसको अगर हम ब्रिक्स 26 में अगर हम अच्छे से उसको हम एक एज अ बीम ऑफ होप के तरीके से वर्ल्ड के सामने पेश करेंगे, तो उससे हमारा रोल और ज़्यादा अहम हो जाएगा और हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो पूरे जितना भी जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये चीज़ क्यों कही जा रही, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म बहुत स्ट्रेस पे है, पर्टिकुलरली यूएस का क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म। ट्रंप के अंडर में क्या है, यूएसए ने मेन ट्रीटी से अपना हाथ पहले ही विड्रॉ कर लिया है। अब जो यूएसए ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉल किया है, तो अब COP30 जो हुई थी बेलम ब्राजील में, उसका भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, लीडरशिप वैक्यूम बन चुका है। तो अब देखा जा रहा है कि भाई कोई ऐसी कंट्री है क्या जो अपनी लीडरशिप को फ्रंट पे ला सकती है और शो कर सकती है कि भैया हम भी इस एरिया में काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं उस चीज़ में। अगर यूरोप की बात की जाए तो क्लाइमेट फैटिग ऑलरेडी है, सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज भी मेंशन हो रखी है। तो ब्रिक्स को अगर देखा जाए उसमें रोल क्या है ब्रिक्स का, तो जो एक्सपैंडेड ब्रिक्स है वो एक कलेक्टिव लीडरशिप को प्रोवाइड कर सकता है ताकि क्लाइमेट एडेप्टेशन किया जा सके, इक्विटी और रेजिलियंस लाया जा सके। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो शेयर वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो इंडिया की और बाकी कंट्रीज की कैसी सेम है, मतलब अमेजॉन, हिमालयास, पर्माफ्रॉस्ट, ये सब ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि आपकी कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, अगर यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा तो बाकी कंट्रीज पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, अगर ब्रिक्स में इसको हम प्रॉपर तरीके से इन वल्नरेबिलिटीज को अगर हम अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे, उसमें लीडरशिप को प्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज हमारे लिए काफी फेवर में काम करेगी, ठीक है। चलो, अब ये इंडिया को क्यों अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया इसको एक यूज कर सकता है टू सेट इट्स एजेंडा, ठीक। लीडरशिप वैक्यूम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ की वॉइस भी है, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की नीड है, और अगर एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसी लिवरेज किया जाएगा तो उससे चांसेस हाई हैं कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रास्प कर पाएगा। की चैलेंजेस क्या है, यूएस की सेंसिटिविटी ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, ब्रिक्स का इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स है, क्योंकि यही ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं इसमें फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं, और क्या ये कंट्रीज इंडिया के द्वारा जो लीडरशिप रोल निभाया जाएगा उसको उतना सीरियसली लेंगी। फाइनेंस गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स भी है, जियोपॉलिटिक्स तो एग्जिस्ट ही कर रही है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है, पहली चीज़ क्या है, हमें अपने जो भी प्लान्स हैं उनको स्मार्टली फ्रेम करना होगा, हमें प्रॉपर फॉर्म में एक इंक्लूसिव फाइनेंस पुश करना पड़ेगा। हमें केवल ब्रिक्स के साथ साथ जो बेसिक कंट्रीज हैं, जहाँ पे आप लोग ब्राज़ील देखते हो, तो ये बेसिक कंट्रीज को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर हमने एक फ्लेक्सिबल पाथवे अपना रखा है, अब फ्लेक्सिबल पाथवे ऐसा है जहां पे हम जो फॉसिल फ्यूल के इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अभी सेफ ट्रांजिशन करा रहे हैं और उनकी जो ट्रेड है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया को ऐसा हो सकता है कि इंडिया इक्विटी विश्वास कर रहा है, इंडिया एक बैलेंस अप्रोच पे विश्वास कर रहा है, और जो बाकी यूएस और ईयू है उनको भी हम एक प्रॉपर फॉर्म में रीच कर सकते हैं। और अगर ये होगा तो हम धीरे धीरे ये भी होगा कि भैया हम इंडिया लीडरशिप रोल तो कर रहे हैं लेकिन हम कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं किसी कंट्री को, हम ऐसा कर रहे हैं जिससे सभी का भला हो सके। अब ये सारे अप्रोचेस, ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अगर इंडिया अपनाएगी तो वो इस ब्रिक्स समिट में एक नए फॉर्म में दिखेगा। अब यूपीएससी ने एनडीबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने इसी बार 25 में ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा था रशिया कजान के रिगार्ड में। तो आपको पता क्या होना चाहिए, पहली चीज इस बार पढ़िए 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी, फिर आपको पढ़ना है इस ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, फिर देखना है कोई नए मेंबर्स ऐड हुए हैं क्या इसमें। तो इतने पॉइंट्स आप कवर कर लोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।